हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर फर्स्ट क्या, कब, कहाँ और कैसे। इस पाठ में हम अतीत के बारे में जानेंगे। अतीत क्या होता है? पिछले समय को हम क्या कहते हैं? अतीत। हमारा जो बीता हुआ समय है उसको हम कहते हैं अतीत। तो इसमें अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं? पहले के लोग, प्राचीन लोग क्या खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, किस तरह के घरों में रहते थे, शिकारियों, पशुपालकों, कृषकों, शासकों, व्यापारियों, पुरोहितों, शिल्पकारों, कलाकारों, संगीतकारों या फिर वैज्ञानिकों के जीवन के बारे में जानकारियाँ हम कैसे हासिल कर सकते हैं, कहाँ से हासिल कर सकते हैं। यही नहीं बल्कि हम उस समय के बच्चे क्या खेल खेलते थे, कौन सी कहानियाँ सुना करते थे, कौन से नाटक देखा करते थे, कौन से गीत गाते थे, ये सब जानना चाहते हैं। तो इस पाठ में हम इम्पोर्टेंट बातें जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो पढ़ेंगे। तो अगला पॉइंट है हमारा, लोग कहाँ रहते थे। जो प्राचीन समय के लोग हैं उन्होंने कहाँ रहना शुरू किया, मुख्य जगह कौन सी थी जहाँ उन्होंने अपने निवास बनाए, जहाँ उन्होंने खेती की। तो ये सब बातें हमें कहाँ से पता चलेंगी? हमारे अतीत से। तो मानचित्र वन में नर्मदा नदी का पता लगाओ। ये कह रहा है कि मानचित्र वन में नर्मदा नदी का पता लगाओ। तो नर्मदा नदी कहाँ है बच्चों? ये रही आपकी नर्मदा नदी। ये पूरा जो क्या है, अरब सागर के खाड़ी में गिर रही है, ये आपकी नर्मदा नदी है। कई लाख वर्ष पहले से लोग इस नदी के तट पर रह रहे हैं। तो यहाँ पे लोगों ने कब रहना शुरू किया? कई लाख वर्ष पहले। यहाँ रहने वाले आरंभिक लोगों में से कुछ कुशल संग्राहक थे। अब संग्राहक क्या होते हैं? खाद्य पदार्थों का संग्रह करने वालों को हम क्या कहते हैं? संग्राहक। और आखेटक किसे कहेंगे? जो शिकार करते थे। आखेट का मतलब शिकार करना, तो आखेटक क्या हुआ? शिकार करने वाला। तो इसी प्रकार संग्राहक और आखेटक जो है शब्द इस पाठ में बार बार दोहराए गए हैं। तो उनके बारे में हमें पता चल गया कि संग्राहक कौन होते हैं और आखेटक कौन होते हैं। कुछ कुशल संग्राहक थे जो आसपास के जंगलों की विशाल संपदा से परिचित थे। अपने भोजन के लिए वे जड़ों, फलों तथा जंगल के अन्य उत्पादों का यहीं से संग्रह किया करते थे। तो नर्मदा नदी के पास वो क्यों रहते थे लाखों वर्ष पहले लोग? क्योंकि यहाँ पे जो है उनके भोजन के लिए जड़ें, फल फूल या जंगल के अन्य उत्पाद उनको आसानी से मिल जाया करते थे। और यहाँ पर वे जानवरों का शिकार भी करते थे। अब ये कह रहा है कि उत्तर पश्चिम की सुलेमान और किरथर पहाड़ियों का पता लगाओ। अब ये सुलेमान और किरथर पहाड़ियाँ कहाँ है? ये भारत के उत्तर पश्चिम में है। ये रही आपकी सुलेमान की पहाड़ियाँ और ये है किरथर की पहाड़ियाँ। इसी क्षेत्र में कुछ ऐसे स्थान हैं जहां लगभग 8000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले गेहूं तथा जौ जैसी फसलों को उपजाना आरंभ किया। अब यहाँ पे प्रश्न बनता है कि मनुष्य ने खेती करना कब शुरू किया? 8000 कृषि करना कब शुरू किया? 8000 वर्ष पूर्व। कहाँ किया? उत्तर पश्चिम की सुलेमान और किरथर पहाड़ियों में। सबसे पहले उसने कौन सी फसलें उगाई? गेहूं तथा जौ। उन्होंने भेड़, बकरी और गाय, बैल जैसे पशुओं को पालतू बनाना शुरू किया। अब यहाँ पे उसने क्या है? पशुओं को भी पालना शुरू कर दिया था। ये लोग गांव में रहते थे। उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियों का अब पता लगाने के लिए कह रहा है। तो उत्तर पूर्व में गारो पहाड़ियाँ कहाँ हैं? ये आपकी गारो पहाड़ियाँ हैं मेघालय के आसपास का क्षेत्र, और ये आपकी विंध्य पहाड़ियाँ हैं। कहाँ है आपकी विंध्य पहाड़ियाँ? ये है आपकी विंध्य पहाड़ियाँ, और ये विंध्य पहाड़ी का उत्तर का क्षेत्र है। ये कुछ अन्य ऐसे क्षेत्र थे जहाँ कृषि का विकास हुआ। अब गारो तथा मध्य भारत में जो विंध्य पहाड़ियाँ थी वहाँ पे कृषि का विकास हुआ, जहाँ सबसे पहले चावल उपजाया गया। वे स्थान विंध्य के उत्तर में स्थित थे। तो चावल सबसे पहले कहाँ
उपजाया गया? विंध्य पहाड़ियों के उत्तर में। तो यहाँ पे क्या है, चावल सबसे पहले उपजाया गया। मानचित्र पर सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों का पता लगाओ। तो सिंधु तथा उसकी सहायक नदियाँ कहाँ है? ये आपकी सिंधु नदी है। तो देखो ये यहाँ से जम्मू कश्मीर में से निकल रही है पहाड़ियों से। और इसकी सहायक नदियाँ कौन सी है? झेलम नदी, चेनाब नदी, रावी नदी, व्यास नदी और सतलुज नदी इसकी सहायक नदियाँ है। अब सहायक नदी क्या होती है? जब एक छोटी नदी बड़ी नदी में आकर मिलती है तो जो छोटी नदी है वह उसकी सहायक नदी कहलाती है। तो ये सिंधु नदी बड़ी नदी है और इसमें आकर जो है ये झेलम, चेनाब, रावी, व्यास व सतलुज आकर मिलती है, तो ये इसकी सहायक नदियाँ कहलाएंगी। लगभग 4700 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले। तो आरंभिक नगर कहाँ फले फूले? सिंधु और उसकी सहायक नदियों के किनारे। कब फैले? 4700 वर्ष पूर्व। गंगा व इसकी सहायक नदियों के किनारे तथा समुद्र तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ। अब यहाँ पे प्रश्न पूछता है ये कई बार कि गंगा व इसकी सहायक नदियों के किनारे नगरों का विकास कब हुआ? 2500 वर्ष पूर्व हुआ। हमने पढ़ा था नर्मदा नदी के किनारे तो क्या है, गांव फले फूले, लेकिन गंगा व इसकी सहायक नदियों के पास किसका विकास हुआ? नगरों का विकास हुआ। अब गंगा व इसकी सहायक नदियाँ देखेंगे कहाँ है। ये आपकी गंगा नदी है, यहाँ से निकल के और ये यहाँ बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो इसकी सहायक नदियाँ क्या है? जैसे ये सोन नदी है, यमुना नदी है, तो ये इसकी सहायक नदियाँ दिखाई गई है। गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध के नाम से जाना जाता था। इसके शासक बहुत शक्तिशाली थे और उन्होंने एक विशाल राज्य स्थापित किया था। देश के अन्य हिस्सों में भी ऐसे राज्यों की स्थापना की गई थी। लोगों ने सदैव उपमहाद्वीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक यात्रा की। अब इसने उपमहाद्वीप किसको कहा है? भारत व उसके पड़ोसी देशों को उपमहाद्वीप कहा है। क्यों कहा है? क्योंकि किसे कहेंगे उपमहाद्वीप? जब एक महाद्वीप का कुछ हिस्सा, जब किसी महाद्वीप का एक हिस्सा प्राकृतिक कारणों से अलग थलग दिखाई देता है। जैसे भारतीय उपमहाद्वीप कैसे अलग थलग दिखाई देता है? क्योंकि इसके उत्तर में इसको हिमालय पर्वत बाकी देशों से अलग करता है और पश्चिम में अरब सागर इसको बाकी देशों से अलग करता है और दक्षिण में हिंद महासागर इसको बाकी देशों से अलग करता है। तो इस तरह से पूर्व में इसे बंगाल की खाड़ी बाकी देशों से अलग करती है। दक्षिण एशिया मानचित्र 1 में आधुनिक भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और श्रीलंका किस में आते हैं? दक्षिण एशिया में। दक्षिण एशिया के देश कौन से हैं? आधुनिक भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और श्रीलंका। दक्षिण एशिया एक महाद्वीप से छोटा है, लेकिन विशालता तथा बाकी एशिया से समुद्रों, पहाड़ों तथा पर्वतों से बटे होने के कारण इसे प्रायः उपमहाद्वीप कहा जाता है। कभी कभी हिमालय जैसे ऊंचे पर्वतों, पहाड़ियों, रेगिस्तान, नदियों तथा समुद्रों के कारण यात्रा जोखिम भरी होती थी। फिर भी ये यात्रा उनके लिए असंभव नहीं थी। किनके लिए? प्राचीन मानव के लिए। अतः कभी लोग काम की तलाश में तो कभी प्राकृतिक आपदाओं के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाया करते थे। यहाँ पे प्रश्न बनेगा कि प्राचीन समय में लोग क्यों यात्रा किया करते थे? तो क्यों करते थे? काम की तलाश में करते थे। प्राकृतिक आपदाओं के कारण जैसे बाढ़ आ गई, उस इलाके में या अकाल पड़ गया, तो वो वह जगह छोड़कर दूसरी जगह चले जाया करते थे। कभी कभी सेनाएं दूसरे क्षेत्रों पर विजय हासिल करने के लिए जाती थी। इसके अतिरिक्त व्यापारी कभी काफिले में तो कभी जहाज़ों में अपने साथ मूल्यवान वस्तुएं लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते रहते थे। धार्मिक गुरु भी एक देश से दूसरे देश में जाते थे या एक जगह से दूसरे जगह पे जाते थे। क्यों? लोगों को शिक्षा और सलाह देने के लिए। कुछ लोग नए और रोचक स्थानों को खोजने की चाह में उत्सुकतावश भी यात्रा
किया करते थे। इन सभी यात्राओं से लोगों को एक दूसरे के विचारों को जानने का अवसर मिला। अब आपस में ये यात्राएं हुई लोगों द्वारा, तो इससे क्या है, लोगों में क्या है, संस्कृति, रहन सहन का आदान प्रदान हुआ। अब ये तो पढ़ा हमने प्राचीन समय में लोग यात्राएं क्यों करते थे। अब हम पढ़ेंगे आज लोग यात्राएं क्यों करते हैं। तो आपको पता ही है बच्चों कि आज लोग यात्राएं क्यों करते हैं। शिक्षा प्राप्त करने के लिए, नौकरी करने के लिए, रोजगार के लिए, या फिर रिश्तेदार से मिलने के लिए, या फिर किसी अन्य काम से। तो ये तो मुख्य बातें हो गई। अब पहाड़ियाँ, पर्वत और समुद्र इस उपमहाद्वीप की प्राकृतिक सीमा का निर्माण करते हैं। हालांकि लोगों के लिए इन सीमाओं को पार करना आसान नहीं था। जिन्होंने ऐसा चाहा वे ऐसा कर सके। वे पर्वतों की ऊंचाई को छू सके तथा गहरे समुद्रों को पार कर सके। उपमहाद्वीप के बाहर से भी कुछ लोग यहाँ आए और यहीं बस गए। लोगों के इस आवागमन ने हमारी सांस्कृतिक परंपराओं को समृद्ध किया। कैसे किया? जैसे दूसरे देश से यहाँ लोग आए तो वो अपनी संस्कृति को लेकर आए, अपने रहन सहन को लेकर आए, और उनके रहन सहन को, संस्कृति को हमने अपनाया, और हमारे रहन सहन और संस्कृति को लेकर हमारे लोग कहाँ गए? दूसरे देशों में गए। तो वहाँ उन देशों के लोगों ने हमारी संस्कृति व रहन सहन के बारे में जाना और अपनाया। तो इस तरह से लोग जो आपस में यात्राएं करते हैं उनसे क्या है, संस्कृति का आदान प्रदान होता है। कई सौ वर्षों से लोग पत्थर को तराशने, संगीत रचने और यहाँ तक कि भोजन बनाने के नए तरीकों के बारे में एक दूसरे के विचारों को अपनाते रहे हैं। अब आता है हमारे देश का नाम भारत कैसे पड़ा। अपने देश के लिए हम प्राय इंडिया तथा भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं। इंडिया शब्द जो है इंडस से निकला है। यहाँ पे प्रश्न बनता है इंडिया शब्द किससे निकला है, तो इंडिया शब्द इंडस से निकला है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस अथवा इंदोस और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। अब सिंधु कहाँ है? अब ये सिंधु नदी है। इस प्रदेश को क्या कहा? हिंदोस या इंदोस। और इसके उत्तर पूर्व में स्थित प्रदेश को क्या कहा? इंडिया कहा। भरत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था। इस समूह का उल्लेख संस्कृत की आरंभिक कृति ऋग्वेद में भी मिलता है। अब ऋग्वेद कितना पुराना है? 3500 वर्ष पुराना है। बाद में इसका प्रयोग देश के लिए होने लगा। पहले तो जो है भरत नाम का प्रयोग जो है उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए ही किया जाता था। उत्तर पश्चिम में कौन आता है? हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, तो ये हमारे राज्य आते हैं। तो शुरुआत में जो है भारत नाम का प्रयोग सिर्फ उत्तर पश्चिम भारत के लिए ही किया जाता था, लेकिन बाद में इसका प्रयोग जो है पूरे देश के लिए किया जाने लगा। अब अतीत के बारे में हमें पता कैसे चलता है? कैसे जाने अतीत के बारे में? कहाँ से जानकारी मिलती है? तो इसकी जानकारी हम कई तरह से प्राप्त कर सकते हैं। इनमें एक तरीका है अतीत में लिखी गई पुस्तकों को ढूंढना और पढ़ना है। ये पुस्तकें हाथ से लिखी होने के कारण पांडुलिपि कही जाती हैं। अब प्राचीन समय में जो है किताबें जो है हाथ से लिखी जाती थी, और उन हाथ से लिखी गई किताबों को क्या कहते हैं? पांडुलिपि कहते हैं। अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द क्या है? मैन्युस्क्रिप्ट, जिसमें मेनु का अर्थ क्या है? हाथ है। ये पांडुलिपियां प्राय ताड़पत्र और हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भुर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी मिलती हैं। तो अब पूछा जा सकता है कि पांडुलिपियां किस पर लिखी जाती थी? ताड़पत्र व भोजपत्र पर। तो ये एक भोजपत्र पर लिखी गई पांडुलिपि का चित्र है। इतने
बीतते वर्षों में इनमें से कई पांडुलिपियों को कीड़ों ने खा लिया तथा कुछ नष्ट कर दी गई। फिर भी ऐसी कई पांडुलिपियाँ आज भी उपलब्ध है। प्राय ये पांडुलिपियाँ कहाँ मिलती हैं? मंदिरों और विहारों में। इन पुस्तकों में धार्मिक मान्यताओं, व्यवहारों, राजाओं के जीवन, औषधियों तथा विज्ञान आदि के बारे में जानकारी मिलती है। इनके अतिरिक्त हमारे यहाँ महाकाव्य, कविताएं तथा नाटक भी हैं। इनमें से कई संस्कृत में लिखे हुए मिलते हैं, जबकि अन्य प्राकृत और तमिल में लिखे मिलते हैं। और प्राकृत भाषा का प्रयोग कौन करते थे? आम लोग करते थे। तो जो राजा और विद्वान लोग थे वो कौन सी भाषा का प्रयोग करते थे? संस्कृत व तमिल का। लेकिन आम लोग साधारण लोग किस भाषा का इस्तेमाल करते थे? प्राकृत भाषा का। हम अभिलेखों का भी अध्ययन कर सकते हैं। अब अभिलेख भी क्या है? हमें अतीत के बारे में जानकारी देते हैं। अभिलेख क्या होते हैं? ऐसे लेख पत्थर अथवा धातु जैसी कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए गए मिलते हैं, उन्हें क्या कहेंगे? अभिलेख कहेंगे। कभी कभी शासक अथवा अन्य लोग अपने आदेशों को इस तरह उत्कीर्ण करवाते थे ताकि लोग उन्हें देख सके, पढ़ सके और उनका पालन कर सके। अब अभिलेख क्यों लिखवाए जाते थे? राजा लोग जो है अपनी प्रजा के लिए उनको खुदवाते थे, उत्कीर्ण करवाते थे ताकि आम लोग उन्हें देख सके, पढ़ सके और फिर उन नियमों का पालन कर सके। कुछ अन्य प्रकार के अभिलेख भी मिलते हैं जिनमें राजाओं तथा रानियों सहित अन्य स्त्री पुरुषों ने भी अपने कार्यों के विवरण उत्कीर्ण करवाए हैं। उदाहरण के लिए प्राय शासक लड़ाइयों में अर्जित विजयों का लेखा जोखा रखा करते थे। अब आप बताएंगे कि कठोर सतह पर लेख लिखवाने के क्या लाभ थे और ऐसा करवाने में क्या क्या कठिनाइयाँ आती थी। तो क्या लाभ थे? इनको क्या है, ये बारिश में या हवा से खराब नहीं होते थे। ये क्या है, सालों ऐसे के ऐसे रहते थे। अब इनमें कि खुदवाने में क्या कठिनाइयाँ आती थी? कठोर सतह पे क्या है, खुदवाना इतना आसान नहीं है। जैसे कलम से हम लिख तो आसानी से देते हैं, लेकिन जो खुदवा कर किसी पत्थर पर या कठोर सतह पर जो खुदवा कर लिखवाया जाता था वो क्या है, आसानी से नहीं लिखा जाता था। उसमें समय ज़्यादा लगता था और उसमें क्या है, कुशलज्ञ ही लिख पाते थे। इसके अतिरिक्त अन्य कई वस्तुएं अतीत में बनी और प्रयोग में लाई जाती थी। ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करने वाला व्यक्ति पुरातत्वविद कहलाता है। अब पुरातत्वविद किसे कहेंगे? जो अतीत में बनी और प्रयोग में लाई गई चीज़ें जो मिलती हैं, अब किसी न किसी तरह से संरक्षित हैं अभी तक, वो उन वस्तुओं का अध्ययन करने वाले व्यक्ति क्या कहलाते हैं? पुरातत्वविद कहलाते हैं। पुरातत्वविद पत्थर और ईंट से बनी इमारतों के अवशेषों, चित्रों तथा मूर्तियों का अध्ययन करते हैं। वे औजारों, हथियारों, बर्तनों, आभूषणों तथा सिक्कों की प्राप्ति के लिए छानबीन तथा खुदाई भी करते हैं। इनमें से कुछ वस्तुएं पत्थर, पकी मिट्टी तथा कुछ धातु की बनी हो सकती हैं। ऐसे तत्व कठोर तथा जल्दी नष्ट न होने वाले होते हैं। अब नष्ट होने वाली चीज़ें हो जाएगी तो क्या है, ज़्यादा लंबे समय तक संरक्षित नहीं रह पाएगी। तो जो चीज़ें पुरातत्वविद जिनकी जानकारी जुटाते हैं, जिनका अध्ययन करते हैं, वो चीज़ें क्या है, जल्दी नष्ट ना होने वाली होती हैं। पुरातत्वविद जानवरों, चिड़ियों तथा मछलियों की हड्डियां भी ढूंढते हैं। इससे उन्हें यह जानने में मदद मिलती है कि अतीत में लोग क्या खाते थे। वनस्पतियों के अवशेष बहुत मुश्किल से बच पाते हैं। यदि अन्न के दाने अथवा लकड़ी के टुकड़े जल जाते हैं तो वे जले हुए रूप में बचे रहते हैं। और उनको कौन अध्ययन करते हैं, उनके बारे में कौन जानकारी हासिल करते हैं? पुरातत्वविद। तो आपसे ये प्रश्न पूछ रहा है, क्या पुरातत्वविदों को बहुधा कपड़ों के अवशेष मिलते होंगे? तो क्या मिलते होंगे बच्चों? नहीं, क्योंकि कपड़े क्या है, गल जाते हैं और वो संरक्षित नहीं रह पाते हैं। अब ये चित्र है, एक प्राचीन नगर से प्राप्त पात्र है, बर्तन है। इन पात्रों का प्रयोग 4700 वर्ष पूर्व होता था। और दाएं क्या है, एक पुराना चांदी का सिक्का है। ये चांदी का सिक्का है।
इस तरह के सिक्कों का प्रयोग लगभग 2500 वर्ष पूर्व होता था। हमारे द्वारा आज प्रयोग में आने वाले सिक्कों से यह सिक्का कैसे भिन्न है? तो भिन्न है ना, इसकी जो खुदाई है या इस पे जो उत्कीर्ण किया गया है वो उतनी सफाई से नहीं है। जो आजकल के सिक्के जो है मशीनों से बनाए जाते हैं उनमें क्या है, बहुत अधिक सफाई होती है। अब ये सिक्के जो है हाथ से ही बनाए गए होंगे। पांडुलिपियों, अभिलेखों तथा पुरातत्व से ज्ञात जानकारियों के लिए इतिहासकार प्राय स्रोत शब्द का प्रयोग करते हैं। अब स्रोत क्या होते हैं? स्रोत क्या है? साधन, जिनसे क्या है उनको जानकारी मिलती है, जिनके बारे में वो अध्ययन करते हैं कि ये कब किस समय में ये चीज़ें हुई या किन के द्वारा इनको प्रयोग में लाया गया। तो ये स्रोत कौन से होते हैं पुरातत्वविदों के लिए? पांडुलिपियाँ, अभिलेख व अन्य इमारतों आदि के अवशेष। इतिहासकार उन्हें कहते हैं जो अतीत का अध्ययन करते हैं। यहाँ पे भी प्रश्न बनता है आपके लिए कि इतिहासकार कौन है या इतिहासकार किसे कहते हैं? स्रोत के प्राप्त होते ही अतीत के बारे में पढ़ना बहुत रोचक हो जाता है, क्योंकि इन स्रोतों की सहायता से हम धीरे धीरे अतीत का पुनर्निर्माण करते जाते हैं। यदि हमें कोई पांडुलिपि मिल जाती है, अभिलेख मिल जाता है या कोई पुरानी इमारत के अवशेष मिल जाते हैं या पुराने सिक्के मिल जाते हैं, तो उनसे क्या है हम अतीत के बारे में जान सकते हैं। अतः इतिहासकार तथा पुरातत्वविद उन जासूसों की तरह है जो इन सभी स्रोतों का प्रयोग सुराग के रूप में कर अतीत के बारे में जानने का प्रयास करते हैं, कोशिश करते हैं। अतीत एक या अनेक। अब हमारा जो अतीत है वह एक है या अनेकों है? यहाँ अतीत शब्द का प्रयोग बहुवचन के रूप में किया गया है। ऐसा इस तथ्य की ओर ध्यान दिलाने के लिए किया गया है कि अलग अलग समूह के लोगों के लिए इस अतीत के अलग अलग मायने थे। उदाहरण के लिए पशुपालकों अथवा कृषकों का जीवन राजाओं तथा रानियों के जीवन से तथा व्यापारियों के जीवन शिल्पकारों के जीवन से बहुत भिन्न था। जैसा कि आज हम देखते हैं, उस समय भी देश के अलग अलग हिस्सों में लोग अलग अलग व्यवहारों और रीति रिवाजों का पालन करते थे। उदाहरण के लिए आज अंडमान द्वीप के अधिकांश लोग अपना भोजन मछलियां पकड़कर, शिकार करके तथा फल फूल के संग्रह द्वारा प्राप्त करते हैं। इसके विपरीत शहरों में रहने वाले लोग खाद्य आपूर्ति के लिए अन्य व्यक्तियों पर निर्भर करते हैं। कौन है वो अन्य व्यक्ति? गांव में रहने वाले कृषक या फल सब्जी उगाने वाले लोग। इस तरह के भेद अतीत में भी विद्यमान थे। अब जैसे हमारे अलग अलग जगह पे रहने वाले लोग, अलग क्षेत्रों में रहने वाले लोगों का जैसे काम धंधा या रीति रिवाज या रहन सहन अलग होता है, उसी प्रकार प्राचीन समय में भी लोगों के जो है काम धंधे, रीति रिवाज व रहन सहन अलग हुआ करते थे। इसके अतिरिक्त एक अन्य तरह का भेद है। उस समय शासक अपनी विजयों का लेखा जोखा रखते थे। अब जो राजा लोग होते थे वो जो विजय हासिल करते थे उनका वो लेखा जोखा रखते थे, मतलब वो अपना इतिहास लिखवाते थे अभिलेखों के माध्यम से या फिर पांडुलिपियों के माध्यम से। यही कारण है कि हम उन शासकों तथा उनके द्वारा लड़ी जाने वाली लड़ाइयों के बारे में तो काफ़ी कुछ जान पाते हैं, लेकिन शिकारी, मछुआरे, संग्राहक, कृषक, पशुपालक जैसे आम आदमी प्राय अपने कार्यों का लेखा जोखा नहीं रखते थे। पुरातत्व की सहायता से हमें उनके जीवन को जानने में मदद मिलती है। हालांकि अभी भी इनके बारे में बहुत कुछ जानना शेष है। अब आता है तिथियों का मतलब। अब इतिहास में क्या है, तिथियों का खासा महत्व है। अगर कोई तुमसे तिथि के विषय में पूछे तो तुम शायद उस दिन की तारीख, माह, वर्ष जैसे कि 2000 या इसी तरह का कोई और वर्ष बताओगी। वर्ष की यह गणना ईसाई धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म की तिथि से की जाती है। अतः 2000 वर्ष कहने का तात्पर्य क्या होता है, मतलब क्या होता है, ईसा मसीह के जन्म के 2000 वर्ष के बाद से है।
ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की सभी तिथियां क्या कहलाती है? ईसवी पूर्व कहलाती है। ईसा से पहले के रूप में जानी जाती हैं। इस पुस्तक में हम 2000 को अपना आरंभिक बिंदु मानते हुए वर्तमान से पूर्व की तिथियों का उल्लेख करेंगे। अब ईसा मसीह का जन्म कौन सी शताब्दी में हुआ? 1 ईस्वी में हुआ। और उससे पहले की घटनाओं को हम क्या कहते हैं? जैसे 1 ईस्वी से 100 वर्ष पहले हुआ या 5 वर्ष पहले हुआ, तो उसको हम कहते हैं ईस्वी पूर्व। और जो बाद का है उसको हम क्या कहते हैं? जो बाद का, तो बाद के लिए हम क्या कहते हैं? ईस्वी कहते हैं। 2000 ईस्वी, जैसे अब 2020 का साल चल रहा है, तो कौन सी ईस्वी हुई? 2020 ईस्वी। इतिहास और तिथियां। अंग्रेजी में बीसी, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं? ईस्वी पूर्व, का तात्पर्य क्या है? बिफोर क्राइस्ट। बी से क्या बना? बिफोर बना, और सी से क्या बना? क्राइस्ट बना, जिसका मतलब क्या होता है? ईसा पूर्व होता है। कभी कभी तुम तिथियों से पहले एडी भी लिखा पाते हो, या हिंदी में ईस्वी लिखा पाती हो। तो एडी का मतलब क्या होता है? एनो डोमिनी, जो क्या है? 2 लैटिन शब्दों से बना है, तथा इसका मतलब होता है ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से है। ईस्वी जो हम लिखते हैं उसका मतलब क्या है? ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से। कभी कभी एडी की जगह सीई तथा बीसी की जगह बीसीई का प्रयोग होता है। सीई अक्षरों का प्रयोग कॉमन एरा, सीई से क्या बना? सी से बना कॉमन और ई से बना एरा, तथा बीसीई का क्या बना? बिफोर कॉमन एरा। हम इन शब्दों का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि विश्व के अधिकांश देशों में अब क्रिश्चियन एरा का प्रयोग सामान्य हो गया है। भारत में तिथियों के इस रूप का प्रयोग लगभग 200 वर्ष पूर्व आरंभ हुआ था। तो 200 वर्ष से पहले हम कौन सी तिथियों का प्रयोग करते थे? या तो शक संवत का प्रयोग करते थे या फिर विक्रमी संवत का प्रयोग करते थे। कभी कभी अंग्रेजी के बीपी अक्षरों का प्रयोग होता है, जिसका तात्पर्य क्या होता है? जिसका मतलब क्या होता है? बिफोर प्रेजेंट, मतलब वर्तमान से पहले। अब अन्यत्र पढ़ेंगे हम। अन्यत्र में क्या है? जैसा कि हमने पहले पढ़ा, अभिलेख कठोर सतहों पर उत्कीर्ण करवाए जाते हैं। इनमें से कई अभिलेख कई सौ वर्ष पूर्व लिखे गए थे। सभी अभिलेखों में लिपियों और भाषाओं का प्रयोग हुआ है। समय के साथ साथ अभिलेखों में प्रयुक्त भाषाओं तथा लिपियों में बहुत बदलाव आ चुका है। विद्वान यह कैसे जान पाते हैं कि क्या लिखा था? इसका पता अज्ञात लिपि का अर्थ निकालने की एक प्रक्रिया द्वारा लगाया जा सकता है। अब जो उन अभिलेखों पर या फिर पत्थरों पर जो लिखा खुदा है उसको कैसे पढ़ पाते हैं, या पांडुलिपियों पर जो लिखा हुआ है उसको कैसे पढ़ते हैं? इस प्रकार से अज्ञात लिपि को जानने की एक प्रसिद्ध कहानी उत्तरी अफ्रीकी देश मिस्र से मिलती है। लगभग 5000 वर्ष पूर्व यहाँ राजा रानी रहते थे। मिस्र के उत्तरी तट पर रोसेटा नाम का एक कस्बा है। यहाँ से एक ऐसा उत्कीर्णित पत्थर मिला है जिस पर एक ही लेख 3 भिन्न भिन्न भाषाओं तथा लिपियों में है। कुछ विद्वान यूनानी भाषा पढ़ सकते थे। उन्होंने बताया कि यहाँ राजाओं तथा रानियों के नाम एक छोटे से फ्रेम में दिखाए गए हैं। इसे कारतूस कहा जाता है। इसके बाद विद्वानों ने यूनानी तथा मिस्री संकेतों को अगल बगल रखते हुए मिस्री अक्षरों की समानार्थक ध्वनियों की पहचान की। जैसा कि आप देख सकते हो, यहाँ एल अक्षर के लिए शेर तथा ए अक्षर के लिए चिड़िया के चित्र बने हैं। अब देखो, एल अक्षर के लिए क्या है? ये एल अक्षर है, इसके लिए शेर, तथा ए अक्षर के लिए क्या है? चिड़िया। चिड़िया के लिए क्या है? ए अक्षर बना हुआ है। एक बार जब उन्होंने यह जान लिया कि विभिन्न अक्षर किन के लिए प्रयुक्त हुए हैं, तो वे आसानी से अन्य अभिलेखों को भी पढ़ सके। तो अभिलेखों को कैसे पढ़ा जाता है, यह तकनीक हमने जानी। तो उम्मीद है बच्चों आपको पाठ समझ में आया होगा। धन्यवाद।